ओके, तो द लिविंग वर्ड हम लोग लास्ट 2 लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने टोटल बोर्ड प्रेजेंटेशन देखे थे, तो आज उसी का एक ओवरव्यू एंड रिवीजन जो है वो हम लोग सबसे पहले लिविंग वर्ड का विद द हेल्प ऑफ पीपीटी ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो टैक्सोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो आज हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, द लिविंग वर्ड जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे कि लाइफ एक्चुअली होती क्या है। तो लाइफ की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने बेटा लाइफ को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज देखे। और लाइफ जो है बेटा एक यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस भी हो रही है, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है, एडाप्टेशन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन जो है ये भी जो है हो रहा होता है। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डीएनए की हम बात करें तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना मींस वन पैरेंटल डीएनए से फॉर्म होता है टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पैरेंटल डीएनए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेप्लिकेशन। क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन जो है ये देखने को मिलता है। और रेप्लिकेशन के साथ ही साथ ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवॉल्व भी कर सकते हैं। वेरी गुड प्रहलाद, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इवॉल्व मींस सपोज डीएनए का एक अपना एक खुद का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है। यदि कुछ सीक्वेंस में चेंजेस आ जाए तो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ उसका रंग रूप आकार जो हम कह सकते हैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ओके, फिर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम भी ऑर्गेनिजम्स में होता है। आपने देखे होंगे बेटा, हम जैसे फूड को चीव कर रहे हैं तो चीविंग के बाद हमारा फूड डाइजेशन होता है, उसके बाद साथ ही साथ ब्रीथिंग भी चल रहा है, सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो और हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाके ही फाइनली क्या कह सकते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में उनका जो इंटरेक्शंस हो रहा है, ठीक है, क्या होता है, तब जाके ही कोई भी काम कोई भी प्रोसेस वहां पे प्रॉपरली चल रहा होता है। और साथ ही साथ कैपेबल होते हैं रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस में जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ये कैसे मिलेगा, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है इसका यदि हम रिस्पॉन्सेज देखें तो एक्सटर्नल स्टिमुलस में जो रिस्पॉन्स है मींस फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा बॉडी सहन नहीं कर पाता। क्यों? मींस हमारा बॉडी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वहां पे मिल रहा है। यदि मान लो आपको आपके सामने एक फायर जो है, आग जल रही है, ठीक, यदि आपके बॉडी में रिस्पॉन्सिवनेस जो नहीं होता तो आप तो उस आग के सामने बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं जैसे कि मानो कुछ तो भी अच्छी चीज है। फाइनली लास्ट में होता क्या, आपकी बॉडी जो है पूरी जल के राख हो जाती। तो रिस्पॉन्स जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस का ये बहुत अच्छा एक एडाप्टिव फीचर है। तो हमें इस चैप्टर में जो स्टडी करना है स्पेशली लाइफ होती है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके क्या एग्जिस्टेंस है, कैसे हम कहेंगे कि एक लाइफ है या लिविंग है, तो उसके कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे देखना है। मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को यहाँ पे देखनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्या चीज बेटा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है, जिसमें क्या क्या आ रहे हैं पॉइंट्स। फर्स्ट तो आता है यहाँ पर, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से। पहले तो मुझे ये बताओ ऑडियो एकदम क्लियर है? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बिकॉज आपकी रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट वेट। चेक सेलुलर स्ट्रक्चर ऑल क्लियर, वेरी क्लियर। बिकॉज बेटा क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो होता ऐसा है कि एक तो माइक्रोफोन है हमारे पास और एक स्पीकर है, तो जनरली माइक्रोफोन का कभी आवाज लेता है कभी स्पीकर का लेता है। टेस्टिंग के थ्रू जब ध्यान ना रहे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग में आपने देखना कभी कभी कुछ लेक्चर्स में ऐसा हुआ है
कि रिकॉर्डिंग में ऑडियो एकदम से बहुत क्लियरिटी नहीं दिखेगी, और कभी कभी कुछ लेक्चर्स में देखना आपको ऑडियो इतना अच्छा क्लियर दिखेगा। एक्चुअली मैं तो टेस्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी वो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो टेक्निकल इशू है, उसको तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यदि आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो ग्रेट। बट अभी आपका लाइव लेक्चर है और लाइव में आप लोगों को किसी भी टाइप का ट्रबल नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग तो एक सेकेंडरी थिंग है, जस्ट फॉर योर रिविजन, जस्ट फॉर कंसेप्ट क्लियरिटी, या फिर कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझा है, तो वो रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग आपको एक सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह यूज करेगा। बट मेन जो है आपके लिए वो है आपका लाइव लेक्चर। भंडारा ब्रांच के स्टूडेंट अवेलेबल है बेटा अभी क्लास में? एक बार हैंड रेज करेंगे। कोई पर्सन है भंडारा ब्रांच से अभी? वेरी गुड, सेजल है, जानवी है और सागर है। ओके, आर्यन क्लास में है क्या बेटा? 3 स्टूडेंट है बेटा। आज आपका ऑफलाइन वाला क्लास नहीं है क्या वहां पर? और बाकी आपके बैच के बाकी स्टूडेंट किधर है? अभी भी है? चलो ग्रेट, उसके बाद भी आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है। 145 को है? अच्छा, तो बेटा मॉर्निंग में तो आपका फिर फ्री रहता होगा ना टाइम, या फिर मॉर्निंग से आपके क्लासेस चालू हो रहे हैं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हेलो। अच्छा आज के लिए, अच्छा आज के लिए 145 है, ऐसा है क्या? चलो ग्रेट, कोई बात नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए जो चैप्टर मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में जो भी हुआ है उसका आज हम रिवीजन देख रहे हैं, और यदि बाय चांस आपको ये पार्ट देखना भी है तो इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है ग्रुप में तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूं। ठीक है, तो बेटा साथ ही साथ आपका टास्क ये रहेगा कि आप लोग ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग पोस्ट हुई है उस रिकॉर्डिंग को देखें। रिकॉर्डिंग देखने के बाद जहां पे डाउट आता है या जो चीज नहीं समझ में आती है वो आप लोग मुझसे पूछे, या फिर पर्सनली आप लोग मुझे मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों का बेनिफिट रहेगा। बाकी देखिए जो सर हैं हमारे बायो वाले, ठीक, वो राकेश सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, साथ ही साथ नेट क्लियर है उनका, पीएचडी भी है। ठीक है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उनसे भी। ठीक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ। डोंट वरी, टेंशन न लो। ठीक, हम मिल के एक अच्छा रिजल्ट हमें बनाना है। तो जहां पे भी डाउट आता है, ठीक, आप मुझसे पूछिए। बेटा लास्ट रिकॉर्डिंग 2 सेकंड की थी? नहीं बेटा, लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने दूसरा लिंक भी पोस्ट किया था, किसी एक को किसी ने मुझे कहा था, तो वो 2 सेकंड के बाद फिर उसी के बाद नेक्स्ट जो है अगेन एक प्ले होता है बेटा। ठीक है, एक बार देखिए, यदि नहीं होता है ना तो मुझे मैसेज कीजिए ना बेटा, मैं हूं आप लोगों के लिए। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम आता है रिलेटेड टू बायोलॉजी तो उसके लिए मैं हूं। रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको शेयर करूंगा। 2 सेकंड का नहीं था वो, उसमें 2 पार्ट में थी। तो जैसे कि क्लास कनेक्ट हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको मैंने क्या है एग्जिट कर दिया था, और उसके बाद अगेन फिर से न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। तो 2 सेकंड की नहीं है बेटा। ठीक, कांटेक्ट करो मुझसे, आपको मिलेगा। ओके, चलो तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। और यहां पे जैसे कि जो भी पोर्शन हम लोग जो देख रहे थे, तो इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये सारा पार्ट जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। जिसमें सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ मतलब ऑर्गेनिजम्स या तो अपने नंबर में इंक्रीज होता है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे कि 1 पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, या फिर सेल का बॉडी मास बढ़ता है, जैसे सेल का साइज इतना है तो ये क्या होगा और बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप यहां से यहां देख रहे हो। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस जो होती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन होता है। ये कैसे होता है, ये हम लोगों ने लास्ट के बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो एक बार आपको वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। इंक्रीज मास और इंक्रीज द नंबर, ठीक है, दोनों भी हम दोनों को क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। जैसे कि 1 पेरेंटल सेल, सबसे पहले यहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फिर यहां पे इस तरह से एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन ये प्रोसेस हो रहा है।
ग्रोथ कब पॉजिटिव रहेंगी, कब नेगेटिव रहेंगी, और किस टर्म में हम नो ग्रोथ कहते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। पॉजिटिव ग्रोथ मीन्स व्हाट, क्या होता है पॉजिटिव ग्रोथ? जब क्या ज्यादा होता है बेटा? वेरी गुड, जब एनाबोलिज्म जो है बहुत फास्ट होगा और कैटाबोलिज्म नहीं होगा या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होती है। नेगेटिव ग्रोथ में क्या होगा बेटा? जब कैटाबोलिज्म बहुत ज्यादा होता है, एनाबोलिज्म ऑलमोस्ट जीरो या फिर नहीं होता है या कम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होंगी नेगेटिव होंगे। और जब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों इक्वली हो रहे हैं तो उस टाइम पे ग्रोथ नहीं होती। वेरी गुड, नो ग्रोथ होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ टर्म्स जो है ये हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन एक कंसेप्ट देखे थे प्लांट और एनिमल को लेकर के। तो प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होते रहती है, थ्रू आउट द लाइफ जो है प्लांट में ग्रोथ होंगी। बट यही चीज हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक के ही जो ग्रोथ है ये देखने को मिलेगी, ठीक, ये हम लोगों ने देखे थे। मींस इस तरह से प्लांट में क्या है, इनडिफाइनाइट ग्रोथ होती है, बट एनिमल में जो है वो लिमिटेड डिफाइनाइट ग्रोथ ही देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में हमने समझे थे और इस तरह से हमने देखे थे कि क्या ग्रोथ डिफाइनाइट फीचर होता है, यस और नो। तो ग्रोथ जो है बेटा देखो, लिविंग सब्सटेंस में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, मींस इंटरनल ग्रोथ होंगी। कैसा हो रहा है? इंटरनल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ मींस व्हाट? इनसाइड, अंदर साइड हो रहा है। लेकिन नॉन लिविंग जैसे कि माउंटेन की हम बात करें तो बाहर से जो भी सब्सटेंस जो है इसमें एक्युमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से ग्रोथ होगी। मींस यहां पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। समझ गए? ये हम लोगों ने देखे थे। क्लियर हुआ? ओके, जस्ट वेट बेटा, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, ठीक है? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, लिविंग और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है तो दोनों में भी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। अब दोनों में भी जो ग्रोथ यहां पे हो रही है तो इस तरह से हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ग्रोथ जो है ये क्या हो गया बेटा? नॉन डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज दोनों में भी ग्रोथ हो रही है। डिफाइनाइट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब हम कहेंगे? जब सिर्फ लिविंग में ही वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है और नॉन लिविंग में नहीं मिल रहा है तब। तो इस तरह से देखिए प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है ये प्लांट में कंटिन्यू हो रहा है, बट ये एनिमल में आप जो देख रहे हो, ठीक है, एक सर्टेन एज तक के हो रहा है, ठीक। और सिर्फ यहां पे सेल डिवीजन कब होगा? जब कोई लॉस्ट हुई सेल है उसको रिप्लेस करना है उस टाइम पे ही होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग देखिए माउंटेन में तो इंक्रीज हो रहा मास, इंक्रीज हो रहा साइज, वो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। बट सरफेस पे एक्युमुलेट जब होगा कोई मटेरियल तब जाके ही वो ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से बेटा ग्रोथ को क्या कहेंगे? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें ग्रोथ क्या हो रही है? इनसाइड हो रही है, बट नॉन लिविंग में क्या हो रहा है? आउटसाइड हो रहा है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जो देखे थे बेटा, क्या देखे थे बेटा? रिप्रोडक्शन में एक तो सेक्सुअल होता है और दूसरा असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे देखिए प्रोजेनी जो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फीचर्स जो अपने पेरेंट्स के समान ही रहेगा। तो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली और असेक्सुअली जो है ये क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, ओके। इसके बाद यदि हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या हो रहा है बेटा? मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद एक कंप्लीटली एक वहां पे बॉडी जो है ये प्रोड्यूस होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बैक्टीरिया में हम बाइनरी फ्यूजन कह सकते हैं, एक सेल जब डिवाइड होती है तो वन पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगी, तो ये या फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करके कंप्लीट एक न्यू बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग भी यहां पर होता है। बडिंग की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐसा बर्ड निकलेगा
बर्ड निकलने के बाद फिर वो बर्ड और ग्रोथ करेगा और बर्ड वहां से ब्रेक होके अलग हो जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे जो है ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रा में होता है इस तरह से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सेल डिवीजन की हेल्प से हो रहा है। समझे? रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? सेल डिवीजन की हेल्प से हो रहा है। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये क्या हो रहा है बेटा? सेम हो रहा है। फिर इसके बाद बहुत से ऑर्गेनिजम्स देखे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये भी हमने देखे थे। एक्सेप्शन था ये सबसे बड़ा, क्योंकि रिप्रोडक्शन को यदि हम डिफाइनिंग फीचर्स देखें तो ये नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो म्यूल है, ठीक है, वर्कर भी है, इनफर्टाइल होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? नहीं। तो रिप्रोडक्शन भी जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। तो देखो बेटा यहां पे आप म्यूल देख रहे हो, वर्कर भी देख रहे हो, इसमें रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन भी जो है ये क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। जिसने भी बेटा लास्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे, ठीक है, उनको मैं रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन फिर भी लास्ट 2 लेक्चर बोर्ड के प्रेजेंटेशन पे हुए हैं तो आप वो जरूर देखिए। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। फिलहाल तो मैंने क्लाउड रिकॉर्डिंग सेंड किया हूं, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होने का है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और सारे लेक्चर्स से रिलेटेड जो आई बटन ऊपर मैं देता ही हूँ, वहां पे भी रिलेटेड लेक्चर्स जो है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, कुछ अच्छे कंसेप्ट, वो भी आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वहां पर भी आप लोगों को सारा डेटा जो है मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। चलो, तो जिन लोगों ने बेटा लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं एक बार देख लेंगे आप। तो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जैसे कि कोई भी फूड हम लोगों ने खाए, सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पे चलता है कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फाइनली यहां पे जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा। फाइनली इसके बाद देखिए एनाबॉलिज्म होगा। स्मॉल कंपाउंड जो है वापस में बिल्डअप होंगे और इस तरह से क्या है, डिफरेंट वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो हो सकते हैं फॉर्म। समझे? ओके, इस तरह से हम यदि कहें कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म, जिसमें एक तो एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप रिएक्शन या फिर ब्रोकन डाउन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हो रहा है। नॉन लिविंग में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब ओनली लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, तो इसे हम कह सकते हैं इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मींस अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे ग्रोथ पढ़े, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन पढ़े, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। समझे? वेरी गुड। तो आगे चल के फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, कैसे होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में देखो एक एक्सेप्शन आता है वैसे, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग आउटसाइड, ठीक है, द बॉडी मींस सेल फ्री सिस्टम जो है, जैसे टेस्ट ट्यूब या पेट्री प्लेट आप देख रहे हो, ठीक है, एक बीकर या कॉनिकल फ्लास्क, यहां पर हम उस रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट उस रिएक्शंस को जब यहां पर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इन विट्रो मींस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो रहा है। बट ये क्या है? नॉट लिविंग थिंग, बट है तो वो लिविंग रिएक्शन ही। क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम की हेल्प से हो रही है। बिना एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझे? नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नहीं समझता है, बट जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको वो याद रखना आपको।
समझे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और फाइनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि सेल जो है जब बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है तब जाके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। सेल यदि है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। सेल यदि है तो उसमें उसका डिफरेंट कंपोजिशन, उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन प्रेजेंट है। यदि वो डिस्टर्ब हुआ तो सेल सेल नहीं रहेगा, सेल का एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप देखिए बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जब सेल आपस में ज्वाइन होगा, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, सेल जब आपस में ज्वाइन होती है तो सबसे पहले टिश्यूज बनता है, फिर उसी से ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म होता है, जिससे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है इसका यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा या तो सिंगल या फिर बहुत सारी सेल्स जो है, वन और मोर सेल से बना है। मींस लाइफ हम कब कहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब लाइफ तब है जब उसमें एक एटलीस्ट एक सेल भी प्रेजेंट है। यदि एक सेल भी नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते कि वो लाइफ है। एटलीस्ट लाइफ होने के लिए, लिविंग होने के लिए एक सेल का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से बेटा इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझे, ऑर्गेनिज्म से, सेल से बना है। तो ये क्या है बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनेट फीचर होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन हमारा जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस की यदि हम बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, चलो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। कॉन्शियसनेस क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बेटा कॉन्शियसनेस। हेलो, रिस्पॉन्स मी क्विकली, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? सेंसेशन, ठीक है। यदि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है क्या कर रहा है बेटा, एक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अगेंस्ट हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस, कॉन्शियसनेस। तो अब यहां पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, ठीक है, टेम्परेचर कह लो, ठीक है। जैसे कि मिमोसा पुडिका जो प्लांट होता है, जानते हो कि मिमोसा पुडिका क्या होता है? हेलो, हाँ, टच मी नॉट, हाँ लाजवंती, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, छुई मुई, वेरी गुड। तो इसमें आपने टच किए तो क्या होगा, इमीडिएटली एक सेंसिंग देखने को मिलती है। ओके, यदि हम इस प्लांट को एक लाइट में हम रख रहे हैं तो वो प्लांट उस लाइट की तरफ देखना टर्न हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन सिक्रेट होता है। ये मैं आपको ग्रोथ हार्मोन जब होता है उस टाइम पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लीफ फोल्ड हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखे होंगे ये मंकी, जब मिरर में अपने आप को देखता है तो क्या करता है, वो मिरर लेके भाग जाता है क्या? हेलो, बंदर को आपने यदि आईना दिखाए तो क्या होने वाला है बताओ, डरता है या क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। इसी तरह से देखो, ये एक इंसेक्ट जो है, ठीक है, एक पेस्ट को यदि हम खा रहा है, ठीक है, मिस डिफरेंट टाइप का रिएक्शंस जो है बाय द टच के हेल्प से जो देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर नॉट ओनली टच, जो भी सेंस जो उसके उस बॉडी में आ रहा है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, चाहे वो लाइट हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, या कोई ऑर्गेनिजम्स भी रहे, कुछ केमिकल्स रहे या कुछ पॉल्यूटेंट रहे, जैसे कि एलर्जेंस हम कह सकते हैं, पॉलिन ग्रेन्स का भी हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर क्या है, कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। तो ऑर्गेनिजम्स जो है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अवेयर है बेटा। तो अवेयर है तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में ऐसा होगा क्या, नहीं होता। तो इस तरह से हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस को कह सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन जो है बेटा बहुत ज्यादा अवेयर होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में देखने को मिलती है, ओके, बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहां पे स्टडी की है अभी। फाइनली आगे का पोर्शन, डायवर्सिटी,
जो हमारा लिविंग वर्ड है ये हम देखेंगे। इस वर्ड में हम देखिए तो बेटा वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी जो है ये देखने को मिल रही है। कितने सारे एनिमल्स आप यहां पर देख पा रहे हो, दिख रहा है बेटा? कितने सारे एनिमल्स जो है यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, नॉट ओनली एनिमल्स, कितने सारे आप यहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स यहां पर देख पा रहे हो। दिख रहा है बेटा प्लांट? नॉट ओनली प्लांट, कितने सारे टाइप के आप लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट। ठीक है, कितने सारे आपको देखो, एक छोटा सा पिक्चर्स जो है, इस पिक्चर्स में कितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। क्या है ये है बेटा डाइवर्सिटी। यह है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, इस पार्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं प्रॉपर दिखाई दे रहा हूं ना आप लोगों को? हेलो, प्रॉपर विजिबल है? रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से। ओके ग्रेट, चलो बढ़िया। तो अभी देखिए बेटा डाइवर्सिटी जो है इन लिविंग वर्ड ये हम लोगों को अभी देखना है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड की यदि हम बात करें, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। ओके, हाँ बेटा, अब मेन पार्ट जो है चैप्टर का, देखिए चैप्टर में देखिए मेन ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो हम छोड़ सकते। छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है बेटा, हर चीज जो है हम लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है बेटा सर? ओके, तो देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के बेटा जो आपका एक चैप्टर है 12th में, 12th एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर इकोलॉजी, इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर, हाँ थर्ड चैप्टर आएगा बायोडाइवर्सिटी। वहां पर हम लोग इस पोर्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स है, बहुत सारे डेटा है जो हम लोगों को पढ़ना है और याद करना है। बट फिलहाल यहां पर हम लोग सिंपल टर्म हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी मींस अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या चीज? अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। थोड़ी देर पहले मैं पिक्चर्स दिखा रहा था, डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, समझ में आ जाएगा ना सभी को? ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स का देखने को मिलता है ये क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी। तो अब देखिए जब से एक सिंगल सेल जो है फॉर्म हुआ था, जब लाइफ इवॉल्व हुई थी, मतलब जब लाइफ एग्जिस्ट की थी, लाइफ के ओरिजिनेशन को समझना है तो हमको अर्थ के ओरिजिनेशन को समझना पड़ेगा। 4.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, अर्थ फॉर्म हुआ था और उसी के बाद जब लाइफ आई तब से लेके आज तक के मींस टिल नाउ अर्थ की यदि हम बात करें तो तब से लेके आज तक के अर्थ पर यदि हम देखें तो यहां पे 1.7 से लेकर के 1.8, और वो भी क्या? मिलियन ऑफ स्पीसीज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें बेटा प्लांट और एनिमल दोनों का मिला के 1.8 हो रहा है, लेकिन यदि हम 1.8 में प्लांट और एनिमल को स्पेशली देखें तो यहां पे एनिमल जो है 1.25 मिलियन है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनिमल है और 0.55 मिलियन जो है वो प्लांट है। मतलब जितने भी प्लांट है उससे डबल एनिमल रहेंगे बेटा, हमेशा याद रखना। और जितने भी एनिमल वहां पर प्रेजेंट है
उस एनिमल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी हम देखेंगे तो वो है इंसेक्ट की। तो इस एनिमल में भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो है इंसेक्ट की। दिखाई दे रहा है ना बेटे कॉर्नर आप लोगों को? हाँ, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है किसके? इंसेक्ट की। यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो है एंजियोस्पर्म। किसकी है? एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ड जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, जब हम जानते हैं कि इतना जो डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है, जो ह्यूज डाइवर्सिटी जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसमें यदि स्टडी करना है तो क्या ये ऑर्गेनिजम्स का स्टडी पॉसिबल है? कैसे करेंगे स्टडी, बताइए कैसे पॉसिबल हो पाया इनका स्टडी? क्या हम लोग पहले से थे इतना डेवलप? क्या जिस दिन से एक सेल बना उस दिन से हम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी? नहीं हुई थी। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं, जिस दिन से एक सेल बना उस दिन से हम स्टडी करना चालू करते तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं आता, हम बहुत आसानी से सारी चीजों को समझ लेते हैं। बट ऐसा तो हुआ नहीं। मिलियन ऑफ स्पीसीज जब फॉर्म हो गई होंगी तब हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक सेंस आया कि हमें स्टडी करना है, फिर हमने स्टडी चालू की है। तो क्या हमको उतना स्टडी करने के लिए फिर से मिलियन ऑफ ईयर लगे होंगे? नहीं। तो ये ह्यूज डाइवर्सिटी जब प्रेजेंट है तो इम्पॉसिबल था बेटा स्टडी करना किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आज के कुछ समय पहले। बट ये पॉसिबल हो पाया, क्यों? क्योंकि जब हमने ऑर्गेनिजम्स को जब डिवाइड किए उसके ग्रुप में और सब ग्रुप में, और जब हम लोगों ने वहां पे स्टडी किए उसकी सिमिलरिटीज और उसमें क्या डिफरेंसेस है, और उसको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिए, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मींस हम लोगों को डाइवर्सिटी में जो मेन कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की हेल्प से बेटा, ये हमारा साइंस का एक ब्रांच है जो डील्स करता है ऑर्गेनिजम्स, जिसका हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसका नोमेनक्लेचर करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमें क्या करना है? ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना है उसके ग्रुप में और उसके सब ग्रुप में। दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया बेटा। आज वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, उसके बाद आज के टाइम पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छी तरह से क्या है? स्टडी कर पा रहे हैं। तो इसका कुछ कंसेप्ट तो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना होता है। और आइडेंटिफिकेशन भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सडनली कहीं गए और कुछ तो भी न्यू आपको थिंग दिखाई देती है। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं यहां पर, ठीक है? कुछ तो भी दिखा और कुछ तो भी आपको जैसे दिखा तो आपने उसको लिए, और लेने के बाद फिर आप वहां पे फाइनली देख रहे हो कि ये क्या चीज है, तो आप वहां से उसकी स्टडी चालू करते हैं। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, फिर आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, मीन्स उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, यह है क्या चीज, और साथ ही साथ उसका नाम भी देना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को फाइनली क्या चीज बेटा? ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर जगह पे प्लेस करके उसको हमको अंडरस्टैंड करना है। जो भी ऑर्गेनिजम्स है वहां पे उसको प्लेस करके उसका हमको स्टडी करना है, ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग हमें करना है, तब जाके हमारे लिए स्टडी आसान हुआ। तो इसमें देखिए एक हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दिया बेटा। आपका खुद का नाम है, नेम विद सरनेम। तो इस तरह से बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है? 2 वर्ड्स में
एक मेन जो है जेनेरिक नेम आता है और दूसरा एक स्पीसीज का नेम आता है, मींस टू कंपोनेंट से बना होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी क्या है कैसे है उसे हम लोग स्टडी करते हैं। इतना पार्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटा? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? क्लियर है? चलो थोड़ा सा पार्ट पहले मैं आपको विद द हेल्प ऑफ स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड जो हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड में पहली चीज तो बेटा जो डाइवर्सिटी जो हुई हमारी लाइफ की, तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उस टर्म को रिफर करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज यदि हम देखें तो जो डिस्क्राइब है बेटा 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन, और इसमें बेटा प्लांट और एनिमल दोनों भी आते हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि सिर्फ ये प्लांट का डेटा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के। तो टेक्सोनोमी बेटा एक साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। सिस्टमैटिक की यदि हम बात करें तो ये सिस्टमा लैटिन टर्म से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, जो डील्स करता है इवोल्यूशनरी ठीक है, जो कि फादर है बेटा हमारे मॉडर्न टेक्सोनोमी के। तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक जो है, जिनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचर, इस बुक को राइट किए बेटा, ठीक, जिसमें टेक्सोनोमी का बहुत सारा पार्ट जो है वो उन्होंने बताए। तो टेक्सोनोमी की बेसिक प्रॉपर्टी हम देखें तो सबसे पहले तो हमको कैरेक्टराइजेशन जो है ये देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म से बेटा, एक एनिमल है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे पोर्स देखने को मिलते हैं, तो ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और ये एनिमल है, तो इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ, और जिसके अकॉर्डिंग इसका नेम जो है क्या दे दिया बेटा, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा ऐसे नहीं दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसका नेम दिया, और ये एनिमल है एक, तो ये इसको हमने सबसे पहले कैरेक्टराइज किया है। तो यहाँ पे यही समझा है कि सबसे पहले तो हमें कैरेक्टराइज करना है और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली, वो एनिमल है, प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, उसको उस जगह पे ग्रुपिंग करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, दैट इज क्लासिफिकेशन। और फाइनली उसके कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोगों को उसका नाम भी देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है स्टडी करते हुए दिख रहे हैं, क्या है आखिरकार, ऐसे स्टडी नहीं हो जाती बेटा, बहुत डीपली जाके हमको काम करना पड़ता है, तब जाके ही पॉसिबल हो पाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट का हम डेफिनेशन समझेंगे। जो बेसिक प्रोसेस जो होती है टेक्सोनोमी की, तो टेक्सोनोमी की जो बेसिक प्रोसेस है, जिसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में अंडरस्टैंड करना है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर, जैसे कि उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बॉडी बाहर की उसकी बनावट कैसी है, उसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे है, और साथ ही साथ वो रहता कहां है, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसका रहना, उसका खाना, उसका हर चीज, हाव भाव, रंग रूप, हर चीज का हमको स्टडी करना है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को हमको आइडेंटिफाई करना बेटा, करेक्ट डिस्क्रिप्शन हमको देना है ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हम उसका नाम दे पाए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्लांट के समान दिख रहा है और उसका आप नाम एनिमल के समान दे दे। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना नाम कुत्ते बिल्ली के समान रख लिए होंगे, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है, समझे? तो हमको बेटा उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर ही हमको नेमिंग जो है वो देना होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उसको ग्रुपिंग में प्लेस करना है, वो प्रोक्रिएटिव है या वो प्लांट है या फिर वो एनिमल है या फिर फंजाई है या फिर प्रोटिस्टा है या व्हाटएवर। आपने कभी ऐसे देखे हो कि किसी एक प्लांट है और प्लांट को देख के मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंगो का ही एग्जांपल दिया या फिर मैंने आपको ऑरेंज का एग्जांपल दिया, तो ऑरेंज को देखते ही आपके माइंड में कोई एक एनिमल का सिनेरियो सीन दिखाई देता है क्या? नहीं। कभी मैं आपको काऊ की बात करता हूं, या मैं काऊ छोड़ो, मैं आपको डेयरी मिल्क की बात करता हूं, ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? डेयरी मिल्क चॉकलेट की जब बात होती है तो सबसे पहले तो आपको मिल्क दिखेगा,
मिल्क का जब इमेज आता है तो आपको कोई प्लांट से मिल्क सिक्रेट हो रहा है ऐसा दिखाई क्या कभी? जबकि प्लांट से भी बेटा लेटेक्स सिक्रेट होता है, मिल्क सिक्रेट होता है, बट कभी आपको ये नहीं दिखेगा, आपको काऊ दिखेगी, एक एनिमल दिखेगा। समझे? क्योंकि हमने ये कैरेक्टराइज किए, उसको पहले से ही ग्रुपिंग दे दी है, इसलिए हमारे माइंड में इमेज बनती है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना बहुत आसान हो गया। तो ऑर्गेनिजम्स को हमको ग्रुपिंग किया बेटा एक कन्वीनिएंट कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं टैक्सा, और बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रोसेस हो पा रही है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है क्या चीज? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद फिर फाइनली हम आते हैं नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर। ठीक है, दो लोग मिलते हैं और अपना अपना जब परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो आई एम मैंगीफेरा इंडिका, क्या है बताओ, पहचानोगे? अब वर्ड में भी चले जाओ, आपको मालूम है ये क्या है, मैंगो है। यदि आपने बोले कि नहीं मैं तो आम हूं, और जाओ आप अमेरिका, मेरा नाम आम है, कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। समझे? आई एम एपिस इंडिका, क्या है एपिस इंडिका बताओ, जानते हो? नहीं मालूम? हनी बी की स्पीसीज का नाम है बेटा एपिस इंडिका। समझे? तो इस तरह से हमने स्टैंडर्डाइजेशन किए बेटा नेम का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, जो कि एक सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग जाने, वो कहलाता है नोमेनक्लेचर, जिसमें अभी हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझने वाले बेटा। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कैरोलस लिनियस इन्होंने प्रपोज किए बेटा, और एक सिस्टम जो है बेटा, नेम का एक सिस्टम बनाया, जिसमें जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, और 2 कंपोनेंट के बेस पर इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे, मैं दिख रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इरेज कर दूं, रफ कर दूं, या स्क्रीनशॉट लेना है? नो तो आगे बढ़ते हैं, यस तो फिर रुकता हूं। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यस भी नहीं आ रहा, नो भी नहीं आ रहा है, शायद आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, ग्रेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये हम देखेंगे। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ओके, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग अभी? अभी हम लोग, हेलो क्लास में है, इधर ध्यान दो, हेलो, क्या चीज? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें क्या होते हैं बेटा, इट कंप्राइजेस 2 कंपोनेंट। किसने दिया था बेटा ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने जो नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, जिसमें क्या था बेटा, इट इज कंप्राइजेस 2 कंपोनेंट, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो था वो क्या था, जेनेरिक था, और सेकंड कंपोनेंट जो था वो क्या था, स्पीसीज था। मींस एक जो रहता है यहाँ पे 2 कंपोनेंट में, तो पहला जो होता है वो हमेशा जेनेरिक नेम होगा, जीनस जानते हो ना आप, तो उसे क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम। और सेकंड जो होता है वो स्पेसिज नेम होता है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अभी हम लोग जो देख रहे थे, मैंगीफेरा इंडिका, अभी आपको यहां पे एक चीज दिख रही है कि जेनेरिक नेम जो होता है मिस मैंगीफेरा का एम, ये क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल रहेगा। 2 कंपोनेंट है बेटा, तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जेनेरिक नेम, सेकंड कंपोनेंट हो गया स्पीसीज नेम। जेनेरिक नेम जो है हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में, और स्पीसीज नेम जो कि इंडिका, ये हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। समझ गए? यदि हमको हैंड रिटन में लिखना है तो हैंड रिटन में इस तरह से लिखा जाता है सेपरेटली, और साथ ही साथ उसको इस तरह से अंडरलाइन करना होता है। ठीक, लेकिन यदि हम इसी को प्रिंटेड
फॉर्म में हम दे रहे हैं और प्रिंटेड फॉर्म में हम देंगे तो इसे हम इटैलिक लेटर में लिखेंगे। कैसा होता है? इटैलिक होता है। साथ ही साथ जो भी हम यहां पे देखें तो नंबर यदि हम देखें जो भी लेटर का है उसकी एक लिमिट होती है। जनरली मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 होते हैं बेटा। जो भी लेटर है हम लोग कैपिटल स्मॉल दे रहे हैं, यहां से हम यदि नंबर्स देखते हैं तो मिनिमम हमको 3 लेटर और मैक्सिमम हमको 12 लेटर में ही वहां पे नेम देना होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। और जब भी हम किसी भी बायोलॉजिकल नेम को जब हम देते हैं तो उसके बाद हम लोग जो भी राइटर जो ऑथर होता है, नेम ऑफ द ऑथर, उसका एक एब्रिविएशन जो है वो बनाते हैं और लास्ट टाइम हम लोग उसको वहां पे लिखते हैं, जिसको कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, कभी भी इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जनरली रोमन में लिखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका और कैरोलस लीनियस है तो लिन। यहां पे स्पेलिंग में करेक्शन आएगा बेटा, डबल एन आता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस तो यहां पे लिन, इसमें ना तो अंडरलाइन होता है ना ही इटैलिक होता है। तो इस तरह से ये होता है बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया सभी लोगों को? मैंगीफेरा इंडिका मैंने आप लोगों को समझाया। स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड पे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम यहां पे जो दिया है, ठीक है, ये किसने दिया है बेटा? कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया है। तो यहां पे जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा रहा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का हम देख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम, सेकंड होता है स्पीशीज का नेम, ठीक है। फर्स्ट हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हैंड रिटन में लिखना है तो हमको क्या है, हैंड रिटन जो है किस तरह से लिख रहे हैं और प्रिंटेड में इटैलिक लिखा जाता है ये बताया। हैंड रिटन मैंने पिक्चर्स लाया हूं आपके लिए, उसमें समझा दूंगा। तो यहां पे देखिए बेटा जनरली हम नेम जो है या तो हम प्लांट का देंगे और एनिमल का देंगे। तो प्लांट का मैंगीफेरा इंडिका, तो बॉटनिकल नेम नोमेनक्लेचर सिस्टम आईसीबीएन जो है इसके थ्रू होता है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजिकल नेम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीजेडएन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर का साइंटिफिक नेम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, समझे? तो देखो यहां पे यदि हमको हैंड रिटन लिखना है तो ये हैंड रिटन में देखो इस तरह से सेपरेट लिखे और साथ ही साथ नीचे अंडरलाइन किए हमने। और लास्ट में हमने ऑथर का नाम भी लिखा बेटा, लीनियस, लीन मींस लीनियस। सेकंड नेम जो है स्पीशीज का नेम है होमो सेपियंस हम देख रहे हैं, तो जेनेरिक नेम होमो हो गया, मैंगीफेरा ये जेनेरिक नेम हो गया, इंडिका जो है स्पीशीज नेम हो गया, मैंगीफेरा इंडिका लिन, समझे? थ्योरी यहां पढ़ते हैं। स्पीशीज नेम जो होता है मतलब एक साइंटिफिक नेम जो होता है लैटिन हो सकता है, ठीक है, या फिर इटैलिक हो सकता है। हैंड रिटन में हम लिख रहे हैं तो वहां पे अंडरलाइन करना है और सेपरेट लिखना, दोनों को जोड़ना नहीं है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस का होता है इसलिए उसको जेनेरिक नेम कहते हैं। सेकंड वर्ड हमेशा स्पीशीज का होता है इसलिए उसे स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। जेनेरिक नेम को स्टार्ट करना है तो हमेशा हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। स्पीशीज नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। साथ में हमें ऑथर का नाम देना है एक एब्रिवेटिव फॉर्म में, जो कि अपीयर होता है एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो भी बायोलॉजिकल नेम के एंड में हमको एब्रिविएशन जो है वो देना होता है। तो ये होता है क्या चीज बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्क्रीनशॉट लेना था बेटा, ओके लो बेटा साक्षी। हो गया? हेलो, आई होप मजा आ रहा होगा आपको। आज के इस लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और सारा पोर्शन जो है आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ग्रेट। तो फाइनली अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग यहां पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है ये हम समझने वाले हैं, ठीक है। क्या चीज बेटा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मींस यदि हम देखें क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये इन्वॉल्व है हिरार्ची ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हेलो, कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर से समझा रहा हूं। हम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं और क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होगा हिरार्ची। हिरार्ची का मतलब होता है बेटा रैंक।
हमको रैंकिंग करना है बेटा। हर एक स्टेप में हम लोगों ने उसको अलग अलग ऐसे नंबर दे दिए, रैंकिंग कर दिए बेटा। तो हर एक स्टेप्स को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सिंपल टर्म में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रैंक कहते हैं। जैसे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो किंगडम का है, और सबसे लोवेस्ट रैंक जो होता है वो स्पीसीज का होता है। समझे? तो कैटेगरी जो है साथ में सभी को मिला के हम लोग टैक्सोनॉमिक हिरार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। और हर एक कैटेगरी जो है उसका एक सिंगल यूनिट, जैसे हम फाइलम कह लो, क्लास कह लो, ऑर्डर कह लो, ठीक है, एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर एक कैटेगरी, जैसे हमने उसको ऑर्डर में रख दिए या फैमिली में रख दिए, तो उसको हम टैक्सोन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? टैक्सोन। इसका प्लूरल वर्ड टैक्सा कहलाता है। क्या कहलाता है ये? टैक्सा। तो अब हम इस पोर्शन को समझेंगे यहां पर क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे टैक्सोनोमिक कैटेगरी जो है, अब एग्जाम में बेटा जनरली आपको क्वेश्चंस भी आता है, सीक्वेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी जो है उसका एक करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट ऑर्डर जो है ये आपको बताना है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, तो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है यहां पे जो हम लोग जो देख रहे हैं, हेलो इधर ध्यान दो, टैक्सोनोमिक कैटेगरी हाईएस्ट क्लास जो होती है वो क्या होता है? किंगडम। जैसे कि फॉर एग्जांपल किंगडम में हम देखें तो कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम होते हैं। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा। वेरी गुड, आर.एच. विटेकर के थ्रू दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले किंगडम जो है बेटा ये क्या हो गया? हमारा हाईएस्ट कैटेगरी हो गया। और सबसे नीचे हम आएंगे तो सबसे लास्ट जो लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है स्पीसीज। ओके, लोएस्ट कैटेगरी जो रहेगी वो क्या आती है बेटा? स्पीसीज। तो अब यहां पे देखिए इनके बीच में क्या क्या आ रहा है। तो स्पीसीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम अपना खुद का एक नाम लेते हैं तो हम एक स्पीसीज में आते हैं। हम सेपियंस हैं तो इसका जीनस क्या होगा? होमो। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग यहां पे क्या है अरेंजमेंट हम यहां पे देखेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले तो बेटा यहां पे जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी की जो टैक्सोनोमिक हिरार्ची है, जो रैंक है और उसका जो मेन जो कंटेंट है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले किंगडम आ गया। ओके, सबसे पहले क्या आ गया? यहां पर किंगडम आ गया। एनिमल की बात करें तो यहां पे फाइलम आता है, और वही चीज प्लांट में हम आए तो डिवीजन आता है। ओके, फाइलम के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे, तो फाइलम के बाद नेक्स्ट क्या होगा बेटा? क्लास। जैसे क्लास मैमेलिया हमने पढ़े थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। ओके, क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या आएगा? फैमिली। और लास्ट में आता है जीनस। ओके, और उसके बाद आएगा स्पीसीज। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इसे सीक्वेंसली याद रख सकते हैं। पहली चीज तो ज्यादातर जो ट्विस्टिंग होती है इस जगह पे होती है। तो COF, कफ, जैसे कफ होता है ना, कफ, ड्राई कफ, तो कफ से आप ये याद रख लो, क्योंकि इनका सीक्वेंस बदल के आपको पूछा जाएगा कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है टैक्सोनोमिक हियरार्ची का। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये आप याद रखिए, कभी भी यहां पे चेंजेस आता है। ऐसा याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक काम कीजिए, आप सौरभ गांगुली को पहचानते हो? उनको याद कर लीजिए। जानते हो ना? हेलो, कौन है? लगता है मेरा आवाज आप लोगों के पास थोड़ा लेट जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, अथर्व का रिस्पॉन्स आया है, ग्रेट।
गुड। हमारा क्रिकेट जो है हमारे इंडिया टीम का पहले कैप्टन था, अभी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत से लोग जानते हैं। तो अब देखिए बेटा, सौरव गांगुली जो है अपनी फैमिली के साथ, ध्यान से समझो, सौरव गांगुली अपनी फैमिली के साथ कहां गया? रेस्टोरेंट में गया। अब रेस्टोरेंट में गया तो क्या करेगा वो? भांगड़ा तो नहीं खेलेगा ना, क्या करने वाला है? ऑब्वियसली खाना ही खाना है, उसको भूख लगी होगी। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो कुछ ना कुछ, अब मेन्यू कार्ड जब मिला उन्हें तो उनकी फैमिली और वो कुछ ऑर्डर करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अभी? ऑर्डर करेंगे। अब ऑर्डर जब कर रहे हैं वो, तो फाइनली क्या हुआ? ठीक है, उनको बहुत ज्यादा ऐसा खाने का मन नहीं है। ठीक है, किंग पॉल कैरिंग ऑफ फूड जिंजर सोप, हाँ ऐसा भी हम कह सकते हैं बेटा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये भी चलता है ट्रिक। तो अब क्या है, उन्हें कुछ ऐसा हैवी नहीं खाना है, तो वो क्या करते हैं? चावल और दाल यही ऑर्डर करेंगे। क्या ऑर्डर करेंगे? चावल और दाल। ठीक, लेकिन दाल चावल से अब मन नहीं भरता, तो फाइनली लास्ट में क्या करते हो? कबाब ऑर्डर करते हैं। तो देखो, सौरव गांगुली फैमिली ऑर्डर चावल दाल एंड कबाब। हो गया याद? सौरभ का एस, स्पीसीज, गांगुली का जी, जीनस, फैमिली का फैमिली, ऑर्डर का ऑर्डर, चावल का सी। चावल पहले आता है, याद रखना है बेटा, दाल बाद में ही आएंगी। चावल पहले लेना पड़ता, नहीं तो दाल ले लो फिर चावल ले लो, उल्टा काम हो जाएगा, साउथ में नहीं जाना हमको। ठीक, फिर लास्ट में कबाब। तो ये सीक्वेंस याद हो गया? ओके। और नहीं तो एक और ट्रिक रेली ने दी है, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, उसी को आप चैट टू एवरीवन पोस्ट कर दो, जिसे अच्छी लगेंगी वो लोग उसे रिफर कर लेंगे। ओके, हाँ चलो, तो फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, इसमें चैट एवरीवन नहीं है, ये लो। हाँ, तो अभी देखिए नेक्स्ट पोर्शन जो है, आगे का पार्ट हम देख रहे हैं। इतना पार्ट तो हमें समझ में आ गया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। अभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोगों को याद करने हैं। ठीक है, अलग अलग मेंबर्स जो है उनके साइंटिफिक नेम हमें याद रखना है, और वो किस जगह से बिलोंग करते हैं वो हम लोगों को याद करना है। ठीक, बट अभी ओनली 10 मिनट रिमेनिंग है, तो 10 मिनट रिमेनिंग में इतना सारा पोर्शन यदि मैं अभी आपका लूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फाइनली नेक्स्ट इसमें ही आपको ये जो है पार्ट में कंटिन्यू करवाऊं। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों को याद करना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये वाला। और एक और टेबल जो दे रहा हूं मैं, वो भी आपको याद करके आना है। ओके, एक और टेबल दे रहा हूं मैं आपको जो याद करके आना है। ये वाला पार्ट सब मैं नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को। टेबल किधर है वो? चलो बाद में देखते हैं। ठीक, हाँ, तो यहां पे देखो, हम लोगों ने भी जो भी पार्ट स्टडी कर लिए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बेटा, जो हम लोग यहां पे देख रहे थे, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन हम जो देख रहे थे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी हम देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो कब पॉसिबल हो पाएगा? तो ये इसमें हमको एक स्टेप बाय स्टेप ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करना है, और उसको हमको एक रैंक देना है। तो हर एक कैटेगरी जो है वो टेक्सोनोमिक हियरार्ची होता है। हर एक कैटेगरी, जैसे जीनस हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जो भी, ये अपने आप में एक रैंक है। और जहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने एक जगह पे प्लेस कर दिए, वो एक टैक्सोन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट वाले जो स्लाइड है, इसमें मैं आपको समझाता हूं क्या आएगा यहां पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में यदि हम देखें, तो सबसे पहले तो देखो टैक्सोनोमिक हियरार्ची हम देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? स्पीसीज। स्पीसीज के बाद क्या आएगा बेटा? जीनस। बताते जाइए, बोलते जाइए, क्या आएगा फिर? फैमिली, फिर ऑर्डर, उसके बाद क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम रहा तो क्या हो जाएगा बेटा? एनिमल। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं हम? प्लांट के लिए। और लास्ट कैटेगरी आएगी किंगडम। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक ह्यूमन की हम बात करते हैं, तो स्पीसीज में यहां पे क्या आ जाएगा?
होमो सेपियंस, तो सेपियंस जो है ये क्या हो जाएंगी, स्पीसीज हो जाएगी, जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। उसके बाद फैमिली जो है किस में आता है बेटा, होमिनिडे से बिलोंग करता है। क्लास तो मैमेलिया बताया ही था मैंने। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा, मैमेलिया जो कि कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, और फाइनली किंगडम एनिमलिया। तो ये सिंगल एक एक यूनिट जो है ये एक टैक्सॉन है बेटा, मैमेलिया। जितने भी मैमल्स है सारे के सारे मैमल्स को क्लास मैमेलिया में रख दिए। मैमल्स में भी बेटा एक प्राइमेट्स आता है और एक नॉन प्राइमेट आता है। प्राइमेट में हम लोग आते हैं, नॉन प्राइमेट कौन होंगे बेटा, कुत्ते बिल्ली गाय, है ना, डॉग कैट, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा, वो आते हैं नॉन प्राइमेट्स में, समझे। फिर उसके बाद भी होमिनिडी आते हैं। तो एक एक इसमें जैसे बहुत सारे जो है कैटेगरी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को यदि स्टडी करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिंगल इस तरह से आएगा, फिर हम जब आगे जाते जाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्रुपिंग होंगी, फिर हम और आगे जाते जाएंगे तो इस तरह से वहां पे हमें ग्रुपिंग मिलेगी, फिर हम और आगे जाते जाएंगे तो कुछ हमको और ग्रुपिंग मिलेगी। मतलब ये इस तरह से हमको ये ऐसा जो ग्रुपिंग मिलेगा इस तरह से, समझे। और हम लोगों को यदि यहाँ पे स्टडी करना मैंगो की, तो मैंगो तो यहां पर है, बट मैंगो के जैसे बहुत सारे और भी फ्रूट्स होते हैं, बट मैंगो से रिलेटेड कुछ यहां पे आएंगे। तो इस तरह से करते करते हम लोग एक प्लांट यहां पे पहुंचेंगे कि वो प्लांट में आता है। ऐसे हम एक एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, डॉग की, तो डॉग यहां आता है, कैट यहां आता है, लेकिन टाइगर इधर आता है। लेकिन कैट और टाइगर दोनों भी रिलेटेड कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, बट डॉग का रिलेशन इधर कहीं में आएगा, ऐसा होता। काऊ का रिलेशन इधर कहीं में आएगा, ऐसे होके फिर हम फाइनली यहां पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहां पे क्या चीज बेटा, टैक्सोनोमिक हिरार्ची जो है, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स का काफी अच्छा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहाँ पे स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, वहां पे और भी जो सारे पार्ट्स जो है जिनका हम लोगों को स्टडी करना है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक, ये आप लोगों को याद करके आना है। जैसे कि मेन जो है इसका कॉमन नेम होमोसेपियंस हो गया, जीनस होमो से बिलोंग करता है, फैमिली होमोनिडी आती है, ऑर्डर प्राइमेटा आता है, क्लास मैमेलिया, और डिवीजन कॉर्डेटा होता है। ऐसा हाउस फ्लाई, मैंगो, और साथ ही साथ आप लोगों को वीट, इतने आप लोगों को एग्जाम्पल्स और कंप्लीट ये जो टेबल है ये आप लोगों को याद करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से ओरली भी पूछूंगा और साथ ही साथ चैट में भी रिस्पॉन्स देना है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस यदि हम देखें तो एक सिंगल यूनिट जो होता है बेटा वो टैक्सॉन होता है, और उसकी सारी यूनिट जो हम उसको ग्रुप में जब डिवाइड कर दिए तो सभी को मिला के हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस आएगा बेटा जानवी, और कुछ भी नहीं है। अभी बेटा आज के लेक्चर से रिलेटेड या लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी के भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और यदि डाउट नहीं है तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन पूछना था, हाँ पूछो बेटा अथर्व, अभी पूछ सकते हो, या फिर प्रीवियस चैप्टर का आप क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली उस पर भी पोस्ट कर सकते हो, वहां पे आंसर दे दूंगा मैं। प्रीवियस चैप्टर कौन सा हुआ है, लोकोमोशन वाला? ओके, बाकी जिनके डाउट नहीं है क्लास आप लीव कर सकते हो आप चाहो तो। एल्बुमिन होता है बेटा अथर्व। ह्यूमन ब्लड इन एनिमल, एनिमल में कोलेजन प्रोटीन होता है मोस्ट एबेंडेंट। ह्यूमन ब्लड में एल्बुमिन होता है और एनिमल में कोलेजन प्रोटीन होता है मोस्ट एबेंडेंट।
ओके, चलो तो एंड करें बेटा फिर। ओके बेटा अथर्व, वेलकम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।